बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरफ से शाहिद शफी सियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी चंद दिन पहले इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस उनमें जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं वो उनको अप्रूव किया है। तो अब इट्स अ डन डील नाउ। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दीज अमेंडमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय नेपरा। नेपरा इस पे अब जो है इनको फाइनलाइज करेगा और इसके बाद इन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो इन अमेंडमेंट्स की अप्रूवल के बाद एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हुई है कि मुल्क में कुछ जगहों पे कोहराम मच गया और कुछ लोगों ने सुकून का सांस लिया है। तो इस मौजू की नज़ाकत और इसकी अहमियत को जानते हुए इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान ने ये मुनासिब समझा है कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उनका मौक़िफ़ आपके सामने लाया जाए। इस सिलसिले में आज ये दूसरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। पहला प्रोग्राम हमने पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा साहब का रिकॉर्ड किया है। हमारे आज के मेहमान सैयद फैज़ान अली शाह साहब हैं। सैयद फैज़ान अली शाह साहब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इनका 15 साल का पावर सेक्टर का एक्सपीरियंस है। फैज़ान अली शाह साहब, he is an expert in transmission and distribution, renewable energy, battery energy storage system or grid integration. Faizan Ali Shah Sahab he has played a key role in major RE initiatives like solar PV plants at Quaid-e-Azam solar power parks under CPEC and Punjab Unjala solarization program, which solarized 11,000 primary schools. Sayyid Faizan Ali Shah Sahab is a member of PM's Prime Minister's Solar Committee, and he is also a member of Smart Metering Committee, which has been constituted by the federal government. तो सैयद फैज़ान अली शाह साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो फैज़ान अली शाह साहब, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि मीडिया में एक तूफान बरपा है, एक मीडिया में एक हाइप क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर ये जो नए रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने नए रेगुलेशंस जो कैबिनेट कमेटी ने जो पास ईसीसी ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पास किए हैं, इस पे एक बहस जारी है और इसको फेयरनेस एक्विटी इसकी जो टच स्टोन पे इनको परखा जा रहा है और कुछ लोग इसे एंटी रिन्यूएबल पॉलिसी कह रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि एक एंटी रिन्यूएबल इनिशिएटिव है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। देखें, एंटी रिन्यूएबल पॉलिसी का जहां तक ताल्लुक है तो नेट मीटरिंग इज मोस्टली रिलेटेड टू सोलर एंड रिन्यूएबल इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो इसको तो हम एंटी रिन्यूएबल तो खैर पॉलिसी नहीं कहेंगे, बट इसको इस तरह आप कह सकते हैं कि एक इक्विटेबल सोलराइजेशन को इक्विटेबल बनाने के लिए या उसका जो बोझ है वो जो बंदे उसको कर रहे हैं उस पर डालने के लिए एक इस तरह की पॉलिसी की कुछ ना कुछ रिविजन्स दरकार थी। अच्छा, अब याद रहे कि 10 साल तकरीबन हो गए हैं इस नेट मीटरिंग की पॉलिसी को, और इन 10 सालों में गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट किया था इस सोलर को, जिसमें टैक्स ब्रेक्स थी, कस्टम ड्यूटीज की जीरो कस्टम ड्यूटीज थी, हाई बायबैक रेट्स थे, 7 इयर्स के लाइसेंसिंग पीरियड था, 1.5 टाइम्स सैंक्शन लोड था। तो ये 2015 से 2025 तक ये नाफिजुल अमल है, और इवेंचुअली किसी न किसी टाइम पे आके इनको रिवीजन तो होनी ही थी। अब ये चूंकि रिवाइज हो गई हैं, और ये क्यों रिवाइज हो गई हैं इनको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक नेचुरल सा अमल था कि ये तो जब रिवीजन जब भी होगी तो एक ह्यू एंड क्राई तो मचना ही था कि ये हो गया और बर्बाद हो गए और प्रॉब्लम होगी। जबकि मेरा मानना ये है कि ये सोलराइजेशन इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, उसका एक सबसेट है नेट मीटरिंग, और वो एक छोटा सबसेट है नेट मीटरिंग का। जबकि ओवरऑल सोलराइजेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, जिसमें सिंगल फेज की सोलराइजेशन है जिसमें नेट मीटर्ड है ही नहीं, ठीक है, जिसमें ऑफ ग्रिड की सोलराइजेशन है, जिसमें नॉन नेट मीटर्ड ग्रिड कनेक्टेड सोलराइजेशन है, विच इज मच मच बिगर देन द नेट मीटर्ड सोलराइजेशन। तो ये ह्यू एंड क्राई तो एक्सपेक्टेड था, बट इट इज नॉट एट ऑल एंटी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, या आप कह सकते हैं कि एंटी सोलर पॉलिसी। ये एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो इसको ये कह सकते हैं।
तो ये बताइए कि गवर्नमेंट क्यों नाकाम नजर आती है इस जो ये जो ह्यूमन क्राई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो मीडिया में है, तो गवर्नमेंट इसकी अनवाइबिलिटी, ये जो मौजूदा नेट मीटरिंग पॉलिसी है, इसकी अनवाइबिलिटी और इसकी अपडेशन रिक्वायर्ड है, तो गवर्नमेंट क्यों कन्विंस करने में नाकाम रही नजर आती है लोगों को, आम सारिफ को? नहीं, इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट इसमें आम सारिफ को कन्विंस करने में नाकाम रही है। इसमें ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। गवर्नमेंट उस तरीके से प्रॉब्ली अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकी जिस तरीके से उनको पहुंचाना चाहिए था। उसके लिए प्रॉब्ली उस तरीके से गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स उनको डिफेंड नहीं कर सके। जबकि अगर आप टेक्निकली रीजनिंग पे देखेंगे कि व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज टू हैड दिस रिविजन्स मेड, तो उस पे अगर आप गौर थोड़ा सा करेंगे तो फिर वहां जाके आपको समझ आएगा कि ये क्यों है। उसमें ऑब्वियसली जो जनरल पब्लिक है उसको इन टेक्निकलिटीज का नहीं पता। वो एक जनरल व्यू पे ये जाती है कि जैसे सोलराइजेशन को गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया है या तबाह कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसमें की एलिमेंट ये समझने के लिए कि ये रिवीजन हुई क्यों है, इसकी क्या वजूहात थी। मेरे नजदीक इसमें मैं ये कहूंगा कि इसकी दो वजह है। एक टेक्निकल वजूहात है, टेक्निकल वजह है कुछ, और कुछ फाइनेंशियल वजह है। टेक्निकल वजह ये है कि आप उस टेक्निकल वजह को भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि एक माइक्रो वजह है जो कि आप फीडर लेवल पे या डिवीजन लेवल पे या सब डिवीजन लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और एक है सिस्टम वाइड प्रॉब्लम्स। फीडर लेवल पे प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि दिस पॉलिसी वाज सो इनकरेजिंग टू फीड बैक इनटू द ग्रिड कि लोगों ने सोलराइजेशन रैपिडली की है, और इतनी रैपिडली की है कि उन्होंने एक्सेसिव भी सोलर सोलर लगाया, 1.5 टाइम्स से भी ज्यादा लगाया है। चले फिलहाल फिलहाल हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं, अगर 1.5 टाइम्स ही लगा दिए जो सैंक्शन लिमिट की प्रीवियस नेट मीटरिंग रिजीम की लिमिटेशंस थी, तो उसके बाद उसमें भी इट इनकरेज्ड यू टू फीड बैक इनटू द ग्रिड। जब वो फीडबैक आप ग्रिड में करते हैं तो अनएक्सेसिव पावर भी आपके पास आ रही होती है, जिसको रिवर्स पावर फ्लो कहते हैं, जो कि आपके ट्रांसफार्मर के लिए डैमेजिंग है, जो कंज्यूमर की वोल्टेज के लिए डैमेजिंग है। अब जी अगर जी मैं रिवर्स पावर फ्लो कर रहा हूँ, जी, और जो रिवर्स पावर फ्लो कर रहा हूं और इसकी वजह से वोल्टेज स्वेल हो रही है, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो अगर एक कंज्यूमर है जिसने नॉन सोलराइज्ड है और उसकी वोल्टेज में प्रॉब्लम आ रहा है या उसकी अप्लायंसेस जल रही हैं, तो फिर ये तो एक अन इम्बैलेंस है ना, जिसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी था। जी जी। फैजान साहब, मैं यही आपसे कह रहा था कि टेक्निकलिटीज जेन्युइन टेक्निकल इश्यूज हैं, और दे कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय बाय एन इंजीनियर, बाय अ टेक्निकल जो रिसोर्स है। लेकिन जो आम सारिफ है वो इन चीज़ों को नहीं समझता। तो इस चीज़ आम सारिफ जो आम कंज्यूमर है उनको ये बातें समझाने के लिए गवर्नमेंट का मैं जो इनिशिएटिव था, मैं उस बारे में जिक्र कर रहा था कि गवर्नमेंट ने टाइमली इंटरवेंशन क्यों नहीं की, और वो आम सारिफ को कन्विंस करने में, बज़ाहिर जो मीडिया हाइप है उसको टैकल करने में उस तरह कामयाब नज़र नहीं आती जितना होना चाहिए था, अगर उनका केस जेन्युइन है तो। जी, अभी तो देखिए, आप ये कह सकते हैं कि एक हफ्ता पहले इस रिविजन्स को ईसीसी से अप्रूव किया। ये आप जरूर कह सकते हैं कि उससे पहले अगर कोई कैंपेन करना चाहते, कैंपेन कर सकते थे। और या इवन नाउ भी अगर कोई कैंपेन करना चाहती कर सकती है, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड ले सकती है और उनको पब्लिक के आगे जिसको कहते हैं बिठा के और एक्सप्लेनेशंस दे सकती है कि भाई ये क्यों करना जरूरी था। सही। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ जी कि जी। बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से जरूरी था। फिलहाल मिनिस्टर साहब, अभी हैव सीन के मिनिस्टर साहब कुछ चैनल्स पे आके उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी हैं, बट प्रॉब्लली शायद जो जनरल पब्लिक है वो उसको उस तरीके से कन्विंसिंग ना ले सकी। सही। अच्छा फैजान साहब, ये बताइए कि इज इट अ कोर्स करेक्शन और एन अटेम्प्ट टू हाइड इनकॉम्पिटेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज? नो, इट इज अ कोर्स करेक्शन। इनकॉम्पिटेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का तो आप नहीं कह सकते। ऑल्दो मैं टेक्निकली स्पीकिंग ये जरूर कहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए था। उसकी वजह ये 10 साल हो गए हैं, और इस 10 सालों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने जो मॉनिटरिंग या जो कंट्रोल के जो मैकेनिज्म्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी की बेटर इंटीग्रेशन के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकी। दे ट्राइड टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट मीटरिंग्स एंड अदर इनिशिएटिव्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे फेल्ड। आइस्को में अभी जैसे चंद सालों से एक प्रोग्राम चल रहा है एडीबी का फंडेड, जो कि स्मार्ट मीटर्स का, बट इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, और वो एक स्पेसिफिक छोटे से पोर्शन में है। तो बट नाउ अगर आप देखें गोइंग फॉरवर्ड, अब आप देखें कि बहुत सारे इस तरीके से इनिशिएटिव स्मार्ट मीटर्स के आ रहे हैं।
और इवन इवन अगर आप इस रेगुलेशंस में भी देखें, तो इन जो रिवाइज्ड रेगुलेशंस हैं उनमें भी एक शिक ये है कि जिसमें लिखा हुआ है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने होस्टिंग कैपेसिटी एनालिसिस करना है, और ये भी लिखा हुआ है कि उसने वो आईओटी मेजर्स लेने हैं, जिसमें उसने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो ये तो एक बात जरूर है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की भी थोड़ी सी लैकिंग थी, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको चेंज करने की कोशिश की है। ये पूरी दुनिया में आप जब भी देखें रिन्यूएबल एनर्जी की पेनिट्रेशन एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर जाती है, सो देन यू हैव टू टेक सम मेजर्स इन ऑर्डर टू curtail those things, in order to make your system sustainable और stable। ठीक है, एक हद से ज्यादा अगर आप सोलर पेनिट्रेशन करते हैं तो देर इज अ हाई रिस्क ऑफ ब्लैकआउट्स, देर इज अ हाई रिस्क ऑफ सिस्टम इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से आपको इस तरह के मेजर्स करने पड़ते हैं। एंड यू नीड टू इंसेंटिवाइज, जी आप कह रहे हैं, बैटरी सिस्टम्स समहाउ। जी। फैजान साहब, इस बारे में ये मिसाल दी जाती है कि जर्मनी में, वियतनाम, इस जगह जहाँ सोलर एग्रेसिव सोलर पेनिट्रेशन हुई है, तो वहाँ जो भी तब्दीलियाँ आई हैं वो ग्रेजुअल आई हैं, एब्रप्ट चेंजेस नहीं आई। पाकिस्तान का एक यूनिक फीचर ये है कि जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो वन फाइन मॉर्निंग पॉलिसी इज चेंज्ड ऑल टुगेदर। तो ये जो अब्रप्ट चेंज है, इसको नापसंदीदगी की नज़र से देखा जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हो सकती थी? जी। अच्छा, इसमें अब देखना पड़ेगा कि अब्रप्ट चेंज को हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अब्रप्ट चेंज को कहते हैं कि जैसे आप कल ही ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पॉलिसी इस वक्त उन्होंने अनाउंस कर दी है ईसीसी की अप्रूवल से, एंड देन इट हैज टू गो टू द नेपरा। नेपरा में पब्लिक हियरिंग होगी, वहाँ ऑब्वियसली लोगों के कमेंट्स आएंगे, एंड देन उस रेगुलेशंस बनने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अभी आपके पास बफर पीरियड अगर आप देखें तो आपके पास 3 एक महीने का बफर पीरियड तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हो ही जाता है, बन जाता है। तो इट्स नॉट कि आपने एकदम इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आपके पास एटलीस्ट के 2 से 3 महीने इसको इम्प्लीमेंटेशन करने पे है। जहां तक है वियतनाम का सवाल या जर्मनी का सवाल है, वहां भी पॉलिसी चेंजेस इस तरीके से आई हैं, बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो फीड इन टैरिफ है उनका सबसे पहले, मोस्टली नेट टू नेट जो यूनिट्स थे वो थे ही नहीं, वहां फीड इन टैरिफ था। फीड इन टैरिफ्स उन्होंने क्या किए हैं, उन्होंने रिटेल टैरिफ से भी आपके 4 गुना या 5 गुना ज्यादा थे, एंड देन ग्रेजुअली उन्होंने उसको तरीके से कम करते करते, बेस्ड ऑन देयर नीड ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एंड सिस्टम स्टेबिलिटी। हमारे केस में हुआ ये है कि अगर आप 2 साल 3 साल पहले चले जाएं, तो जो प्रीवियस चेयरमैन नेपरा थे उन्होंने इसको प्रपोजल को चेंज करने की कोशिश की थी, जहां उन्होंने नेशनल एनर्जी प्राइस, पावर परचेज प्राइस की बजाय नेशनल एनर्जी परचेज प्राइस को करने की कोशिश की थी, कि जो भी एडिशनल यूनिट होंगे वो इस पे एडजस्ट किए जाएंगे। दैट वाज अ ग्रेजुअल चेंज, और 2 3 साल पहले तब भी सोलर फ्रेटर्निटी ने और जो बिजनेस कम्युनिटी ने, उसने इसी तरीके से ह्यू एंड क्राई किया था, एंड उन्होंने रिबट किया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। हालांकि वो एक ग्रेजुअल चेंज था, उसमें जो एक्सेस यूनिट्स थे सिर्फ उनको उन्होंने 27 से 10 रुपए करने की कोशिश की थी। वो आज से 2 साल पहले थे, विच वॉज मच फीजिबल। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उस 2 साल के अंदर अंदर आपके पास, अगर आप 2 साल पीछे चले जाएं, तो इस लास्ट 2 साल के अंदर अंदर आपके पास टोटल जो नेट मीटर का इस वक्त क्वांटम में 4 गीगावाट है। तो उस लास्ट 2 साल में आपके पास कोई 2500 से 3000 के आसपास आपके पास वो नेट मीटर का क्वांटम आया है। तो जिसकी वजह से नाउ यू आर एट अ स्टेज वेयर प्रॉबली अगर हम इसको ग्रेजुअल चेंज करेंगे, तो होगा ये कि आपके पास अगले साल ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। लास्ट ईयर अगर 2 गीगावाट आया है, तो अगर इसको आप अभी इस तरीके से चेंज नहीं करेगा, नेक्स्ट ईयर आपके पास शायद 3 गीगावाट आ जाएगा, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद वेरी लिटिल स्पेस इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज योर सिस्टम। दिस इज वेयर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट कम्स इन, कि वो फोर्स करे कि ऐसा होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जी। इसको फोर्स नहीं किया। हमारे जो इदारे थे, नेपरा या मिनिस्ट्री, डिस्कोज, तो ये जो ऐसा एक्शन होना चाहिए था, ग्रेजुअल जो हो सकता था स्मूथ ट्रांजिशन, वो नहीं हुई। तो इसमें फ्लॉ तो बहरहाल गवर्नमेंट का, रेगुलेटर का, इनका है कि उन्होंने इसको फोर्स ही नहीं किया। चलिए ये बताइए कि अब जबकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बज़ाहिर लगता है कि ये जो है पास हो जाएगा, नेपरा भी इसको वो कर देगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो आप बताइए कि इसको, ये हाउस होल्ड और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उसको कितना एक अफेक्ट करेगा आपके ख्याल में, नहीं, उसको तो ये इम्पैक्ट नए करेगा। रेगुलेशंस? जी जी, उसमें भी आपके पास 2 किस्म के रेजिडेंशियल्स हैं ना, एक सिंगल फेज है और एक 3 फेज कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अब अगर आप हिस्टोरिक ट्रेंड देखें तो रेजिडेंशियल सेक्टर जो 3 फेज कंज्यूमर है, उसने तकरीबन 50 to
जो कैपेसिटी वाइज अगर आप देखें तो तकरीबन 50 to 60% जो नेट मीटरिंग की जो कैपेसिटी है वो रेजिडेंशियल सेक्टर में लगी हुई है। ठीक है। तो अब ये थ्री फेज अगर आप कंज्यूमर्स की बात करें तो दिस इज ओनली अराउंड आप कह लें लेस देन इवन 10%। जबकि बाकी डोमेस्टिक कंज्यूमर जो 90% के अराउंड है दैट इज सिंगल फेज कंज्यूमर्स, उस पे तो नेट मीटरिंग वैसे ही नहीं लगता। ठीक है। नेट मीटरिंग का कंज्यूम सिर्फ थ्री फेज कंज्यूमर्स के लिए। तो आपके पास जो 90% कंज्यूमर्स है दे आर आउट ऑफ दैट बेसिकली। इसका पॉलिसी का इम्पैक्ट उनके ऊपर होता ही नहीं है। रही बात जो थ्री फेज कंज्यूमर्स की, यस उनके ऊपर जरूर होता है और उनके ऊपर होगा, बट गोइंग फॉरवर्ड अब जैसे कि आप इन्होंने ₹10 का एक्सपोर्ट रेट टैरिफ कर दिए, उसके हिसाब से आपकी जो पे बैक पीरियड है दैट विल गो अराउंड ऑन अराउंड बिटवीन लाइक 4 to 5 years बट लेस देन 5 years। एंड उसके साथ फिर प्रॉबेबली उनको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की फ्यूचर में प्राइसेस भी 4C के डाउन उस पर आ रही हैं। तो उनको वो इस्तेमाल करके करना पड़ेगा, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑन ग्रिड सिस्टम्स को ऐसा लग रहा है कि मार्केट उसकी भी फिलहाल ऑब्वियसली कम होगी, वेदर इट इज एसएमईज और वेदर इट इज रेजिडेंशियल थ्री फेज कंज्यूमर्स। नेट मीटरिंग वर्सेस ग्रॉस मीटरिंग, नई रेगुलेशंस के बाद कहा जा रहा है कि जो बाई बैक रेट है वो 27 रुपए से 10 रुपए पे जो प्रपोज्ड है। लेकिन आज मेरी बात हो रही थी वकास मूसा साहब से, वो कह रहे थे कि ये जो सफ़र है ये 27 से 10 का नहीं है, ये सफ़र 55-60 रुपए से 10 का है। तो आप इस व्यू पॉइंट से किस हद तक सब्सक्राइब, आपका इसके बारे में क्या टेक है? जी मेरे इस बारे में बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हुआ ये है कि आपकी यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट जो पहले होती थी वो अब यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट नहीं हुआ करेगी। और आपकी इसको फीड इन टैरिफ आप कह सकते हैं या एक्सपोर्ट रेट टैरिफ कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली अब जो आपकी जो एक्सपोर्ट जो आपका पीक आवर या ऑफ पीक आवर का रेट था शाम का, वो ₹48 था या ₹42 था। तो एडजस्टमेंट आपकी उसके साथ होती थी विदाउट टैक्सेशन। ठीक है। तो और टैक्सेस बाद में लगते थे, चूंकि आपका बिल जीरो आउट हो जाता तो टैक्सेस आपके लगते ही नहीं थे। तो मैं 55 पे से शायद नहीं एग्री करूंगा, बट 45, 42 ऑफ पीक एंड 48 आप कह लें पीक आवर्स के रेट जो हैं उसके साथ आपकी एडजस्टमेंट जरूर होती थी। और एंड वहां से अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड वो सारा का सारा आपका ₹10 का होगा। तो ये आपकी 48 या ₹42 के साथ हिसाब से आप ₹10 पे आए हैं, दैट इज क्वाइट ट्रू। मैंने समरी देखी है जिसके तहत जो रेगुलेशंस हैं वो अप्रूव की हैं ईसीसी ने। तो उसमें जिक्र है कि जो करंटली इसका जो इम्पैक्ट है 103 अरब रुपए है, और 2034 तक ये इंक्रीज हो जाएगा तकरीबन कोई 570+ बिलियन। तो इसका ख्याल जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी रेगुलेशंस, तो आपके ख्याल में विल इट ब्रिंग द प्राइसेस डाउन? वुड इट हैव सम impact on the prices of electricity? जी मेरे नजदीक ये जरूर होगा। उसकी वजह यह कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि लोग बैटरीज की तरफ चले जाएंगे, और बैटरीज की तरफ जब चले जाएंगे तो वो ग्रिड इफेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और फिर इवेंचुअली आपकी प्राइसेस ज्यादा होंगी। लेकिन आप इसको सिर्फ एक नजरिए से नहीं आप देख सकते, यू हैव टू सी होलिस्टिकली। अब इस वक्त अगर आप टाइम थोड़ा सा इजाजत दें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं जी कि जी। गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें कि सेंट्रली प्रोक्योरमेंट थोड़ी सी लिमिटेशन गवर्नमेंट करना चाह रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो 2400 मेगावाट का जो आईपीपी था, जो आपके आईजी सेप में तकरीबन 17,000 मेगावाट थे, उनको प्राइम मिनिस्टर कमेटी में वी ट्राइड टू कन्विंस कि ये आपको सेंट्रली प्रोक्योरमेंट इतने नहीं चाहिए। एंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर था उस वक्त उसमें सिर्फ आईजी सेप में 2,000 मेगावाट था, वो हमने 2000 से 8,000 मेगावाट करवाए। तो what we were trying to say is that instead of going for central procurement, it's better you wipe off that central procurement, unnecessary central procurement, and go towards distributed generation, क्योंकि वो तो आ ही जा रही है, वैसे वो तो लोग वैसे भी लगा रहे हैं। तो वो 8,000 मेगावाट का कमिटेड क्वांटम इज ऑलरेडी देयर फॉर द नेक्स्ट 10 years, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर के थ्रू ही आना है। अब जब आपने इस तरीके से उसको प्लान आउट किया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर से आएगा एंड नाउ यू आर लिमिटिंग योर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट्स, तो फिर आप खुद बताएं कि आपके पास ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात है कि आपको आपकी प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस डिक्लाइन होगी, क्योंकि आप सेंट्रली आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपने वैसे ही आपके प्लांट्स रिटायर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट अगर आप इसको एक और एंगल से देखें, सीटीबीसीएम के एंगल से, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो कि खबरें आ रही हैं कि मार्केट ओपन हो जाएगी वन वे और दी अदर, तो 1 मेगावाट से अबव सारे आपस में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
तो जब वंस दे विल डू अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो भी तब भी आपको सेंट्रल प्रोक्योरमेंट नहीं चाहिए। और ये उसी लिहाज से जो 1 मेगावाट से नीचे जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा कि वो अपनी मदद आप अपने तहत आप अपनी प्रोक्योरमेंट्स कर सकते हैं, एंड वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की तरफ जा सकते हैं और खुद मुख्तार हो सकते हैं एनर्जी सिस्टम अपने एनर्जी इंडिपेंडेंस। जो जो गवर्नमेंट का जो एक टारगेट है कि 2030 तक 30% लाना है रिन्यूएबल्स का शेयर हमारे टोटल एनर्जी मिक्स में, तो ये जो नई पॉलिसी है इससे एनर्जी मिक्स पे कोई असर होगा? ये जो गवर्नमेंट का प्लान है इस पे। मेरे नज़दीक ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त आप जब वाइल वी आर स्पीकिंग, पीपल थिंक दैट जो सोलर एनर्जी का जो क्वांटम है वो ऑलमोस्ट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी का क्वांटम है, या सोलर का जो क्वांटम है वो अराउंड 4% के आसपास है, 4 to 6% है ओवरऑल इन पाकिस्तान एनर्जी मिक्स या कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउएवर, अगर आप इसको थोड़ा सा साइड पे रख के देखें डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर में कितना लगा हुआ है, तो 4 मेगावाट के करीब, तो 4 गीगावाट के करीब तो आपका नेट मीटर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपके अगर आप जो नॉन नेट मीटर्ड सोलर को देखें विच इज ऑल्सो ग्रिड कनेक्टेड, वो जो इंडस्ट्रियल स्केल में, कैप्टिव इंडस्ट्रियल स्केल में लगा हुआ है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगा रही हैं 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 6 मेगावाट, अप टू 100 मेगावाट भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने लगाया हुआ है। तो वो अगर आप उस क्वांटम को ऐड करें वो फिर 3 से 4 गीगावाट बनता है। इसी तरीके से आपके पास सिंगल फेज कंज्यूमर है, वो अलग आपके पास सिंगल फेज कंज्यूमर है जो कि नॉन नेट मीटर्ड है, वो अपनी बिजली आप बना रहा है और उसने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पे भी लगा रहा है, हाइब्रिड सिस्टम्स लगा रहा है, बिकॉज नेट मीटर तो है नहीं। वो भी तकरीबन 1,000 से 1,500, बल्कि हो सकता है 2,000 भी हो, वे नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट ये मैं आपको पुराना फिगर दे रहा हूँ, 1,000 1,500 मेगावाट वो भी कनेक्टेड है। जब आप इन सब चीजों को समअप करते हैं, एग्री सेक्टर में भी बहुत सारा कनेक्टेड है, ऑफ ग्रिड एग्री में भी बहुत सारा कनेक्टेड है, और ये सारी आपकी एनर्जी डिक्लाइन के नंबर से टैली हो रहा है, या आपकी फ्यूल कंपोनेंट से जो आपके डिक्लाइन होने हैं फ्यूल इंपोर्ट से, वो सब चीजें ये आपस में टैली हो रही हैं। तो ऑलरेडी यू आर अराउंड 14 गीगावाट ऑफ सोलर इन योर सिस्टम, जो कि आप उसमें यूटिलिटी स्केल पे सिर्फ देख के ये कहते हैं कि सिर्फ 4 गीगावाट कनेक्टेड है, या सॉरी 4% कनेक्टेड, दैट्स नॉट द केस। आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर बहुत ज्यादा आपके सिस्टम में कनेक्टेड है, एंड यू आर ऑलमोस्ट ऑलरेडी रीचिंग एट दैट लेवल जो कि आपने 2030 तक कमिट किया हुआ है। एंड देन लाइक आई सेड कि आईजीसेप में हमने फिर दोबारा एक क्वांटम रखा हुआ है 8 गीगावाट का, आप उसके अंदर दोबारा ऐड कर लेंगे तो यू विल सी के यू इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अचीव। फैजान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट का जो प्लान था कि यूटिलिटी स्केल सोलर प्लांट जो मुजफ्फरगढ़ में और झंग में और एक हवेली बहादुर शाह के पास ये लिया यहाँ लगने थे, तो वो प्रोग्राम शेल्व हो गया है या अभी इन प्रोसेस है? क्योंकि मुजफ्फरगढ़ में तो 3 दफ़ा बिड्स हुई, कोई आया नहीं, तो फिर G2G प्लान था, तो वो प्लान इज इट अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन या इट इज स्टिल इन प्रोसेस, और क्यों हुआ है सर ऐसा? इट इज पास्ट नाउ, बेसिकली इट इज पास्ट। ठीक है, एंड इवन ये तो आप इसकी बात कर रहे थे, फ्लोटिंग सोलर को भी मिनिस्ट्री ने वापडा को लिखकर भेज दिया बेसिकली कि वी डू नॉट रिक्वायर दैट फ्लोटिंग सोलर 300 मेगावाट, राइट। तो यूटिलिटी स्केल सोलर की इस वक्त बेसिकली समझ नहीं आती, बिकॉज एक इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये है कि जितनी देर में आपने वो 600 मेगावाट ऐड करना है 1.5 साल में फॉर एग्जांपल, या 2 साल में, आपके पास पर मंथ बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर में 200 से 250 मेगावाट वैसे ही सोलर आ रहा है। सो इट डजेंट मेक सेंस। सो साल के अंदर आपके अगर पिछले साल में आपके 2,000 मेगावाट एड अप हो गया, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें, तो आपको यूटिलिटी स्केल वाली साइड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड दीज आर ऑल द रिकमेंडेशंस व्हिच वी गिव टू द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। थैंक यू वेरी मच फैजान अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरफ से थैंक मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात और रमज़ान के इन दिनों में सैर और अफ्तार के बाद हमारे लिए टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक्स फॉर योर कैंडिड ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।